बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 350 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे ज़हन रज़ा ने बरमहल ये तरकीब सोची थी जो कामयाब साबित हुई थी। मैंने थकावट और निडाल की अदाकारी छोड़कर ज़मीन पर पड़े पड़े सर उठाकर सामने तारीख राह गुजर में राइफल बदस कोडल को गुम होते देखा तो फुर्ती के साथ उठ खड़ी हुई और फिर आओ देखा ना ताओ अकब में दौड़ लगा दी। मेरे दो दुश्मन मुझे भूलकर आपस में ही निबर्द आदमा हो चुके थे और मेरे फरार का ये बेहतरीन मौका था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपनी चाल में इतनी आसानी के साथ कामयाब हो चुकी थी। शायद उसकी वजह यही थी कि मैं अच्छी तरह जानती थी कि कम से कम फूटा खान या कोडल मुझे कत्ल करके अपने बेश कीमत मकसद को ख़त्म करना बहरहाल नहीं चाहते थे। वैसे भी मेरा उनसे कोई खूनी या संगीन झगड़ा तो नहीं था। वो अपने उसूल मकसद की खातिर मुझे उस वक्त तक जिंदा रखने पर मजबूर थे जब तक कि वो दोनों मेरे जरिए उस मनूस राकास मूर्ति को ना हासिल कर लेते। बहरदौर मैं अब दोनों पर मट्टी डालकर बेतहाशा दौड़ी चली जा रही थी। टीलों के दरमियान मुझे दाएं बाएं मजीद चौड़ी गुजरगाहें भी नजर आई थी और जब मैंने एक बोर्ड काटा तो अचानक मैं एक नीम अंधेरे मुकाम पर ठिठक कर रुक गई। उसकी वजह यह थी कि अब मेरे दाएं बाएं बल्कि चार इतराफ गुजरगाहों की भूल भुलैया सी बनी हुई थी। मैं परेशान सी हुई कोई फैसला नहीं कर पा रही थी कि कौन सी राह गुजर में दाखिल होने की कोशिश करूं। फिर अल्लाह का नाम लेकर अपनी दाएं जाने वाली राह गुजर में दाखिल होगी। बिलाकर मैं दौड़ते दौड़ते ऐसे मुकाम पर पहुंचकर रुक गई जिधर टीलों का सिलसिला यकलख्त मालूम हो चुका था। जरा सुस्ताने और अपनी बेतरतीब फूली हुई सांसें दुरुस्त करने के बाद मैंने जंगल के बिल्कुल मुखालिफ समत में बढ़ना शुरू कर दिया। जल्दी मुझे रास्ते की दुरुस्त समत का अंदाजा हो गया। ये वही मुकाम था जिधर फूटा खान और उसके साथियों के साथ हमने लाला की निशानदेही पर टीलों के अंदर अपना सफर शुरू किया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब सिर्फ चंद फरलांग के फासले पर फूटा खान की जीप को मौजूद होना चाहिए था। यहाँ का दादम खुदरू खारदार झाड़ियों का सिलसिला बहुत मुख्तसर था। उसके बाद छिदरी झाड़ियों वाला वेराना था और वहीं फूटा खान की जीप खड़ी थी। ज्यादा मंजिल के करीब पहुंचने की धुन में मैं बगैर रुके खारदार झाड़ियां फलांगती हुई जब आखिरी सिरे पर पहुंचकर रुक गई। झाड़ियों से निकली तो सामने निगाह पड़ते ही मेरे कदम जैसे यक जमीन में गड़ गए हों। सामने मदब रोशनी में मुझे फूटा खान की जीप तो खड़ी नजर आई थी मगर मेरे चौंक कर रुकने की वजह कुछ और थी। मैंने जीप के करीब कुछ लोगों को खड़े देखा था। उनका फासला मुझसे ज्यादा ना था। उनकी नजरों से छुपने की गर्ज से मैं दोबारा उल्टे पांव जब वापस झाड़ियों की तरफ पलटी तो अचानक मुझे किसी के जोर से उनकारने की आवाज सुनाई दी। खबरदार रुक जाओ वरना। मैं ये आवाज सुनकर बुरी तरह दहल गई। ये मरदूद कोडल की आवाज थी। मेरे तो फरिश्ते कूच कर गए। मैं रुकी नहीं और दीवाना वार अकब में थोड़ लगा दी। उसी लम्हे मेरे अकब में 2-3 गोलियां चलने की आवाज उभरी मगर मैं रुकी नहीं और इरासा हिरनी के मानंद दौड़ती चली गई। मान मुझे अंदाजा हुआ कि कोई मेरे ताकुब में वैश्याना अंदाज में दौड़ा चला रहा था। अपने ताकुब के एहसास ने मुझे लरजा सा दिया और दीवाना वार दौड़ते हुए मेरी टांगे भी लरजने लगी। ठीक उसी वक्त मेरा पांव झाड़ियों में रपटा और मैं एक इज़रारी सी करा आमेज चीख मारती हुई मुंह के बल खारदार झाड़ियों में जा गिरी। मेरे चेहरे पे खराशें उभर आई। घबराहट और आलम सरासीमगी से मेरा खून रगों में जमने लगा और शायद यही सबब था कि मैं गिरने के साथ ही चंद लम्हे दम बहुद सी बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पर पड़ी रही। मगर फिर दूसरे लम्हे मैंने अपने खवास पर काबू पाने की कोशिश करते हुए दोबारा उठकर भागने की कोशिश की तो अचानक किसी ने अकब से गुर्राते हुए मुझ पर छलांग लगा दी और मैं एक बार फिर खारदार झाड़ियों में गिरी और गिरते ही मान मुझे एहसास हुआ कि मुझ पर सवार मेरा मद्दे मुकाबिल कोई मर्द नहीं बल्कि नुस्वानी था। सनफे नाज़िक बताते खुद एक कमजोरी है जिससे मुझे कदरे हौसला हुआ मगर मुझे यह अंदाजा लगाने में चंदा देर ना लगी कि ये नुस्वानी वजूद उस चंडाल लाला के सिवा और किसी का नहीं हो सकता था। लाला जैसी मर्दमार सनफे नाज़िक का ख्याल ज़हन में उभरते ही मेरे अंदर सिर्फ एक सानी के लिए मगलूब होने का परेशान सा ख्याल उभरा मगर दूसरे लम्हे मेरे अंदर से सरकश और बागी कड़े हालात में भिड़ जाने वाली कुंजा ने अंगड़ाई लेकर यकदम बेदार होना शुरू कर दिया। चुनांचे मैंने गिरते ही शेरनी की तरह जमीन पर लोट लगाई और खुद को लाला की मजबूत गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश की। मैं उसे पहचान गई थी। वो लाला ही थी। मैं फौरन उठकर खड़ी हो गई तो वो भी जख्मी नागिन की तरह फुनकार से मुशाबा आवाज निकालकर मेरे सामने खड़ी खूनख्वार निगाहों से घूरने लगी। तारों की टिमटिमाती रोशनी से उसका चेहरा जोश गैस से सुर्ख नजर आ रहा था मुझे वो खासी मुज़बहल और जख्मी भी दिखाई दे रही थी। कुंजा तुम्हारी भलाई इसी में है कि खामोशी से मेरे साथ चलो। मान वो अपनी बिफरी हुई सांसों पर काबू पाते हुए दांत पींच कर बोली तो मेरे दिमाग में भी तैश अमेज जोश का धुआं सा भरने लगा और मैंने जवाबन शोला फिशान लहजे में उसे घूरते हुए कहा, देख लाला, जिस मकसद के लिए तू अपनी जान की परवाह किए बगैर तन मन की बादी लगाए हुए है, यूं समझ उससे कहीं ज्यादा खुद मेरी रगों में अपने मकसद के उसूल के लिए लहू लावा बनकर मुझे शोला फिशान बनाए हुए है।
मगर तेरे मुकाबले में मेरे दुश्मन ज्यादा और ताकतवर, सफाक और दुगनी तादाद में है, इसलिए मैं तुझे खबरदार करती हूँ कि मेरे रास्ते से हट जा। मेरे जवाब ने लाला के खराश ज़दा चेहरे की सुर्खी को मजीद गहरा कर दिया। फिर वो अगली लम्हे में दांत पीसती हुई जारियाना अंदाज में मेरी तरफ बड़बड़ाते हुए लपकी, तू ऐसे नहीं मानेगी कुतिया। उसके मुंह से गाली सुनकर जैसे मेरा जलता हुआ दिमाग भक भक करने लगा। जलील तू कुतिया की बच्ची, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। शोला खुआ लहजे में उसे जवाब देते हुए बैक वक्त मैं भी उसकी तरफ लपकी। फिर हम दोनों जख्मी शेरनी और मुंतकिम नागन की तरह एक दूसरे पर झपट पड़ी। उसने अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन पर जमाने की कोशिश की तो मैंने अपनी उंगलियों के तेज नुकीले नाखनों से उसका चेहरा नोच डाला। उसके हल्की सी जख्मी कराब बुलंद हुई। उसके साथ ही उसने पिस्तौल निकाल लिया और गुर्रा कर बोली, खूंजा काश मैं तुझे खलाक कर सकती, काश। लाला मुझ पर पिस्तौल ताने आतिशे खून रंग लहजे में एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली, मैं वाकई तुझे कमजोर लड़की समझती थी। अच्छा हुआ जो तूने अपने पर पुर्दों से मुझे आगाह कर दिया। चल अब शराफत से चल, वरना मैं तेरी दोनों टांगों पर गोलियां चलाकर तुझे माजूर बना दूंगी। उसकी ये धमकी कारगर साबित हुई क्योंकि मैंने अब अपने तने हुए आसाब यकदम ढीले छोड़ दिए थे। मेरी इस तरह होने पर उसके खून आलूद जख्मी होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने पिस्तौल के इशारे से मुझे एक तरफ चलने को कहा। मैं उसका हुक्म मानने पर मजबूर थी, चुनाचे खामोशी से आगे बढ़ी। वो अपने और मेरे दरमियान एक मोहतात फासला रखकर अकब में चलने लगी। लाला मुझे पिस्तौल के बल पर जीप के करीब ले आई तो मैं बुरी तरह चौंकी। मैंने देखा लाला का मंगेतर मरदूद कोडल फूटा खान पर राइफल ताने खड़ा था और उसने अपने बाएं हाथ से एक 9-10 साल डरे सहमे बच्चे को भी गद्दी से दबोच रखा था। बच्चे के दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। मुझे ये समझने में मुत्तलिक देर ना लगी कि ये मासूम बच्चा फूटा खान का बेटा मुराद अली था। फूटा खान के चेहरे पर क़यामत करवट ले रही थी। मेरे करीब पहुंचने पर कोडल ने खूनख्वार सी नजर मेरे चेहरे पर डाली और फिर जब उसने अपनी लाला के जख्मी और खून आलूद चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें लम्हा भर को हैरत से फैल गई। साला ये तुझे क्या हुआ? ये इसने किया है, बहुत खतरनाक छोकरी है ये। कोडल इससे होशियार रहना। लाला ने अपनी बांसों से खून थूकते हुए कोडल से कहा। उसकी बात सुनकर कोडल ने अपनी चुंदी चुंदी मगर सफाक आंखों से मेरी तरफ घूरते हुए कहा, लाला तू इधर आ, मैं इस हरामजादी से अभी तेरा हिसाब बेबाक किए देता हूँ। नहीं कोडल, हमारे पास वक्त नहीं है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो, लाला ने कहा। गूंजा हमारे हाथ लग चुकी है। मेरा ख्याल अब इस मरदूद फूटा खान का इधर ही किस्सा पाक कर दो, क्योंकि अब हमारी पवित्र मूर्ति के राज से वाकिफ हो चुका है। लाला के लहजे में यकायक सफाकी उतर आई, जिसे महसूस करके एक लम्हे को मैं भी हिल सी गई। बल्कि फूटा खान भी लाला के खूनी अज़म भांप कर एक लम्हे को अपना तैश बुलाकर परेशान सा नजर आने लगा था। इन दोनों को गोलियों से भून दे कोडल। अचानक मेरे अकब से लाला की सफाक गूंज उभरी। फूटा खान लाख मेरा दुश्मन सही, लेकिन इस वक्त उसके मासूम बेटे को देखकर मेरा कलेजा फटने लगा था। उसकी मासूम फरियाद ने मेरे अंदर आग सी भड़का दी। फिर उसी लम्हे जैसे मेरा रुआ रुआ बेदार हो गया। ये वो लम्हा था जब मुझे कुछ सुझाई नहीं दिया और मैं शीना बाजी की तरह बेखतर गोया आतिशे नमरूद में कूद पड़ी थी। मैंने एक लम्हे के 1000वें हिस्से में लाला की आवाज से महसूस किया था कि वो जोशे गैज में मेरे काफी करीब बल्कि बिल्कुल साथ आ खड़ी हुई थी। पिस्तौल वाला उसका हाथ भी जरा नीचे झुक आया था। अचानक मेरे सनसनाते हुए वजूद में पारा सा दौड़ गया। मैंने झपट कर लाला के हाथ से पिस्तौल छीन लिया। लाला एक लम्हे को तो हक्का बक्का सी खड़ी रह गई। होश उसे तब आया जब उसका छीना हुआ पिस्तौल उसकी कनपटी से लगाते हुए कोडल से बावाज़े बुलंद बोली, कोडल खबरदार, अपनी राइफल फेंक दो वरना लाला का भेजा उड़ा दूंगी। मेरी गुर्राहट से मुशाबा आवाज ने एक लम्हे को कोडल को साकत सा कर दिया। ताम उसके मकरूह चेहरे पर बड़ा फरोख्तगी के आसार नमूदार हुए थे। फूटा खान के जर्द पड़ते चेहरे पर जैसे जिंदगी की रमक तोड़ गई। नन्ना मुराद अली अपनी मासूम फटी फटी आंखों से मेरी जानिब तकने लगा। राइफल मत फेंकना कोडल। अचानक लाला का जैसे सख्ता टूटा और उसने खरखराती आवाज में अपने साथी को मुतनब्बे किया, जिंदा तो हमें ये भी नहीं छोड़ेंगे कोडल, राइफल फेंकने की बेवकूफी मत करना। लाला ने दोबारा जी जान से कोडल को तलकीन की। ये बहुत सनसनीखेज लम्हात थे। कोडल ने मेरी धमकी को नजरअंदाज कर डाला और बदस्तूर वो फूटा खान और उसके मासूम बच्चे पर अपनी राइफल ताने खड़ा रहा। उधर जाने क्या सोचकर कोडल ने फूटा खान से मुखातिब होकर घुराते हुए कहा, खबरदार फूटा खान, अपनी जगह से जरा भी हरकत मत करना और ना ही किसी किस्म की खुशफहमी में मुबतला होना। तुम दोनों बाप बेटे अब भी मेरे निशाने पर हो। इस अजीब सूरत-ए-हाल पर मैं तिलमिला कर रह गई। अगरचे मेरी बरवक्त और फौरी जारहाना कार्रवाई से दोनों बाप बेटों के दरमियान नाश्ती मौत आर्जी तौर पर टल चुकी थी, लेकिन मकार लाला ने ऐन मेरी जीती हुई बाजी को मुकम्मल फतेह में बदलने से रोक दिया था। फिर दूसरे लम्हे मकार लाला ने चिलितर बाजी से मुझे मुखातिब करके कहा, कूंजा बेवकूफी मत कर, फूटा खान भी दुश्मन है, वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा, बकवास बंद कर अपनी कुतिया। मैंने गुर्रा कर उसे झिड़का।
तुम एक बेगुनाह और मासूम बच्चे की जान लेना चाहते हो। ये मुझे गवारा नहीं, अपने साथी से कहो वो राइफल फेंक दे। इसी में तुम दोनों की बेहतरी है। हमारी बेहतरी किस में है ये हम खूब जानते हैं खूंजा, लाला ने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। अब इसका एक ही तरीका है कि हम दोनों को सलामत यहाँ से निकल जाने दिया जाए, वरना हालात जान जाने की हद तक संगीन हो जाएंगे और फिर हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैंने उसकी तजवीज़ पर गौर किया। मेरा पिस्तौल वाला हाथ हुनूज उसी की कनपटी पर था। दूसरी तरफ कोडल ने अपनी राइफल की मुहिम नाल फूटा खान और मासूम मुराद अली पर बदस्तूर तान रखी थी। ठीक है फिर, चंद सानिये की पुरसोच बगैर आसाब शिकन खामोशी के बाद मैंने कहा, तुम पहले अपने साथी से कहो वो दूर चला जाए, फिर मैं तुम्हें भी जिंदा सलामत यहाँ से रुखसत कर दूंगी। हरगिज नहीं, हम दोनों को एक साथ यहाँ से जाने दिया जाए। लाला ने नफी में सारी लाते हुए मुतालबा किया। मेरे पास सिर्फ एक पिस्तौल है, जबकि तुम्हारे साथी के पास गोलियों से भरी हुई राइफल है। वो दूर से भी हमें आसानी से निशाना बना सकता है। तुम्हें पहले हमारी बात मानना होगी, मैंने कहा। यह बहुत भारी और जान गुसल लम्हात थे। किसी भी फरीक से जरा सी भी चूक हो जाती तो गोया एटम बम फट पड़ता। मुझे अपनी पेशानी अर्क आलू सी महसूस होने लगी। इन कड़े और सनसनी खेज लम्हात में सिर्फ मैं और लाला महवे कलाम थे। कोड ने मौजूदा हालात की सारी जिम्मेदारी लाला की सवाबदीद पर छोड़ दी थी। वो जो फैसला करे। क्या कहती हो फिर लाला? मैंने इन संगीन लम्हात को जल्द पाटने की खातिर से लाला को मुखातिब करके पूछा। वो जरा चौंक कर बोली, ठीक है, मैं और कोडल यहाँ से उल्टे पांव वापस लौटेंगे। नहीं, सिर्फ कोडल उल्टे पैरों वापस पलटेगा। तुम इधर ही मेरे निशाने पर मौजूद रहोगी, मैंने कड़क कर कहा। अब इसका यही हाल बाकी रह जाता है। मेरा तुमसे वादा है, पूरी तरह मुतमईन होने के बाद मैं तुम्हें भी जिंदा सलामत यहाँ से रुखसत कर दूंगी। मेरी बात सुनकर लाला चंद सानिये कुछ सोचती रही, फिर एक गहरी हुनकारी भरकर उसने अपने साथी कोडल की तरफ देखा। दरहकीकत मौजूदा सूरत-ए-हाल की खतरनाकी पर ये दोनों ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। लिहाजा लाला ने कोडल को यहाँ से चले जाने का इशारा किया। कोडल ने एक लम्हा फूटा खान उसके बेटे मुराद अली को सनसनाती नजरों से घूरा, फिर उसके बाद बदस्तूर उन दोनों बाप बेटों पर अपनी राइफल ताने हुए धीरे धीरे उल्टे कदमों पीछे की तरफ सिरकने लगा। मेरी तेज और मोहताज निगाहें बैक वक्त कोडल और लाला पर जमी हुई थी। फूटा खान की हालत ज्यादा पतली हो रही थी। कोडल उन पर राइफल ताने काफी दूर चला गया था और फिर वो झाड़ियों में ओझल हो गया। मेरा दिल उसी समय जाने अंदेशों से बुरी तरह धड़क रहा था। कोडल के उजल होते ही मैंने फूटा खान को जीप में सवार होने का कहा। उसकी तशवीश ज़दा नजरें हुनूज सामने तारीकी में जमी हुई थी, जहां कोडल गायब हुआ था। मेरी हिदायत पर फूटा खान ने अपने बेटे को डरते डरते गोद में उठाया और जीप में सवार हो गया और फिर जल्दी से खुद भी सवार होकर उसे स्टार्ट किया। मेरा ख्याल था कि फूटा खान अपनी बददियानती का मुजाहरा करते हुए फौरन आगे रवाना हो जाएगा, लेकिन उसने बावाज़े बुलंद मुझे भी जीप में सवार होने को कहा। मेरे पिस्तौल लाला की कनपट्टी पर लगाते हुए उसे अपने साथ जीप तक चलने को कहा। वो चंद सानिये जबड़े भींचे खामोश खड़ी रही। उसके बाद उसने भी जीप की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं उसे कोडल की गात वाले अंधे रुख पर अपनी ढाल बनाए जीप तक आई और फिर जीप में सवार हो गई। मेरे सवार होते ही फूटा खान ने एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी। मेरी इसी स्नाह में मुराद अली के हाथों के जगड़ बंद खोल दिए थे। जीप इश्कोले खाती हुई तूफानी रफ्तार से आगे दौड़ने लगी। मेरे दिलो दिमाग को अब फूटा खान की तरफ से खतरा लाहक हो गया था, क्योंकि मैं इसके साथ थी और इसकी दगाबाज फितरत से बाखूबी वाकिफ थी। इसलिए मैंने एक मौके पर उससे कहा, फूटा खान तुम मुझे इधर ही उतार दो। मेरी बात पर फूटा खान सामने नजरें मरकूज रखते हुए सपाट लहजे में बोला, कूंजा खामोशी से बैठी रहो, मैं तुम्हें इस अंधेरे वीराने में तनहा नहीं उतार सकता। उसके जज्बात से आ रही सर्द लहजे पर जाने क्यों मेरे पूरे वजूद में परेशानी की लहर दौड़ गई। ताहम मैंने कुछ ना कहा, खुद को गैर यकीनी हालात के दायरे पर छोड़ दिया। खासी देर बाद जीप अंधेरे वीरानों में सफर करती हुई बिलाखर फूटा खान की ओताक के सामने जा रुकी। मेरा दिल अब अनजाने खतरे से धक धक करने लगा। ओताक के बाहर फूटा खान के 4-5 मुसल्ला आदमी मौजूद थे। वो सब बैक वक्त हमारी तरफ बढ़े। फूटा खान अपने बेटे समेत नीचे उतरा और फिर मुझे भी नीचे उतरने को कहा। मैं धड़कते दिल के साथ जीप से उतर आई। फूटा खान ने जीप से उतरते ही मुख्तसरन अपने साथियों को हालात से आगाह किया। नेदू ने यह भी बताया कि उसका बेटा मुराद अली मेरी वजह से लाला और कोडल के खूनी चुंगल से निजात पा सका है, तो उसके हवारी अजीब गूमगू की कैफियत से मेरी तरफ देखने लगे। फिर हम सब ओताक के अंदर आ गए। फूटा खान ने अपने लगते जिगर को खुद से लिपटा कर खूब चूमा। उसके बाद उसने अपने 2 हवारियों के हवाले करते हुए कहा, जाओ इसे पहले घर पहुंचा दो, इसकी माँ बहुत परेशान होगी और मेरी खैरियत की भी इतला दे देना, मैं भी अभी थोड़ी देर में आता हूँ। वो दोनों हवारी सादत मंदी से सारी लाते हुए मुराद अली को वहां से ले गए। फूटा खान का घर ओताक चंद कदमों के फासले पर ही था। उनके जाने के बाद फूटा खान मेरे चेहरे की तरफ चंद में अजीब सी नजरों के साथ तकने लगा। खुद मेरी अपनी परेशान निगाहें उसके चेहरे का जायजा ले रही थी। अचानक मैंने देखा कि फूटा खान के चेहरे पर रिक्कत अमेज आसार नमूदार हुए और फिर अगले ही लम्हे जैसे मेरे सर पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। फूटा खान जो अपने इलाके के एक बासर जमींदार था
और जिसकी खसलत में कूट कूट कर बददियानती और दगाबाजी भरी हुई थी। वो अचानक आगे बढ़ा और उसने यकदम झुककर मेरे पांव छू लिए और जज्बात से लबरेज लहजे में बोला, खूंजा मुझे माफ कर देना। तो तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी बचाकर मुझे खरीद लिया है। मैं तो इतना गिर चुका हूँ कि तुझको अपनी धी भी नहीं कह सकता। पर खूंजा, मैं आज से तेरा मुरीद बन गया हूँ, तेरा गुलाम हूँ मैं। तूने औरत जात होकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान करके साबित कर डाला कि औरत वाकई अजीम और बड़े दिल और हौसले की मालिक होती है। मैं बूटा खान की इस काया पलट पर चलने में गिर गई तो साकत खड़ी रह गई। वहां मौजूद उसके आवारी हैरत भरी नजरों से ये मंदिर देख रहे थे। फिर दूसरे इलम में मैंने आहिस्तगी से अपना एक हाथ फूटा खान के कंधे पर रख दिया और धीरे से बोली, फूटा खान, तुम बुरे इंसान नहीं हो। मुझे खुशी है कि मेरी एक छोटी सी कोशिश से तुम्हारे अंदर का एक अच्छा इंसान बेदार हो गया। मगर मैं तुम्हें सिर्फ एक सूरत ही में माफ कर सकती हूँ कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम अपने अंदर के उस इंसान को कभी मरने नहीं दोगे। मेरी बात पर फूटा खान सीधा खड़ा हुआ तो मैंने देखा उसकी आंखें नमनाक सी थी। वो चंद सानिये एहसानमंद नजरों से मेरे चेहरे की तरफ तकता रहा। फिर उसके बाद उसने अपने कंधे से अजरक उतार कर मुझे उड़ा दी और रवायती अंदाज में अपना दायां हाथ मेरे सर पर रखते हुए जज्बात से लबरेज लहजे में बोला, तुझे पहले मेरी एक दरख्वास्त मानना होगी। मैंने धीरे से इस बात में सर हिलाया तो वो बोला, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, मुराद अली। पता नहीं तू मुझे इस काबिल समझती भी है कि नहीं, मगर मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि तुझे अपनी धी बना लूं और तेरे सारे दुख खुद ले लूं। उसकी बात पर बेइख्तियार मेरी आंखों में रुके हुए आंसू के बंद उबल पड़े। मैं खुद दुखों की मारी थी। अदी और दी जैसे जज्बात अंगेज अल्फाज मुझ पर एकाएक की अजीब सी रिक्कत तारी कर देते थे। मुझे रोता देखकर फूटा खान ने बेइख्तियार बैडी धी कहकर मुझे अपने साथ चिमटा लिया और शफकत भरे अंदाज में मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बस बैडी थी, अब अपने ये आंसू पूछ ले। तो मुझे पहले ही बहुत दुखी महसूस होती है। तू वादा कर कि मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। मैं तेरी आंखों में एक तड़प और दर्द सा महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे लंबी और कठिन राहों की तनहा मुसाफिर लगती है। मुझसे वादा कर दिए, मुझे अपने दुखों का हाल सुनाएगी, मुझे एक बाप की तरह ही समझेगी। फूटा खान की इस इनकलाबी तब्दीली ने जैसे मुझे जज्बाती तौर पर झुंझोड़ कर रख दिया था। मेरे आंसू थे कि बहे चले जा रहे थे, बल्कि अब तो मैं सिसकियां भी भरने लगी थी। इसी दौरान में उसकी पुरशफकत आवाज दोबारा उभरी, दिए, तेरे आंसू बता रहे हैं कि तुमने मुझे दी वाला मान दे दिया है। ये मेरी खुशकिस्मती है। मेरे साथ आ, मैं तुझे अपने घर ले चलूं। ये कहते उसने मुझे धीरे से अलग किया तो मैंने अचानक कदरे परेशान कुन लहजे में आंसू जब्त करते हुए कहा, चाचा साईं, मैं इस वक्त एक बहुत बड़ी परेशानी बेचैनी का शिकार हूँ। तो अगर मेरी एक मदद कर सकता है तो। मैंने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। हाँ दिए, तू हुक्म तो कर, जो राज जाहिर करना है अभी कर दे। मैं हूं ना, बोल क्या परेशानी है तुझको। फूटा खान ने जोश से कहा, चाचा, मेरी एक बहनों से भी बढ़कर सहेली शीना है। वो इस शहर लाड़गाना के हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की कशमकश में मुब्तला है। मुझे किसी तरह उसके पास जाना है। छाने में किस हाल में होगी, बस चाचा मैं किसी तरह उसके पास पहुंचना चाहती हूँ। तू फिक्र मत कर दिए। फूटा खान मेरी आंखों में आंसू पूछते हुए शफीक लहजे में बोला, मैं भी खुद तुझको शहर लेकर चलता हूँ। पहले तू कुछ खा पी ले, पता नहीं कब से कुछ खाया पिया भी है या नहीं। नहीं चाचा, अपनी सहेली की खैरियत मालूम किए बगैर तो एक लुकमा भी मेरे हल्क से नहीं नीचे उतरेगा। बस तू मुझे शहर ले चल, मेरा दिल बड़ा बेचैन हो रहा है। हालात मामूल पर आते ही शीना की तरफ से मेरी तशवीशनाक और परेशान कुन बेचैनी फजू होने लगी थी। और फिर शायद फूटा खान ने मेरी परेशानी की नजाकत का एहसास कर लिया। मगर फिर चंद सानिये कुछ सोचने के बाद इसरार भरे लहजे में बोला, कूंजा दिए, ठीक है, मैं खुद इस वक्त तेरे साथ चलता हूँ। फिर क्या तू मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकती है? मैं चाहता हूँ तेरे साथ शहर जाने से पहले मैं एक और मामला तय कर लूँ ताकि मुझे पीछे से बेफिक्री रहे। उसकी बात से पहले तो मैं यही समझी कि शायद वो घर जाकर अपनी बीवी वगैरह को अपने शहर जाने की इतला देना चाहता हो। मगर फिर जब उसने मुझे अपने साथ कहीं चलने को कहा तो मैं चौंके बगैर ना रह सकी। फिर मेरी इस्तफसार पर वो बोला, दिए, तेरा मेरे साथ चलना जरूरी है। पहले मैं तुझे अपने घर ले चलूंगा, फिर उसके बाद हम उस वक्त बलक शेर के यहाँ चलेंगे। चल आ मेरे साथ, मैं तुझे रास्ते में वो बात बताता हूँ। ये कहकर उसने अपने करीब खड़े आदमियों में से एक को मुखातिब करके पूछा, जमान, जीप में तेल कितना है? साईं, जीप में तो तेल थोड़ा ही होगा, पर वो डब्बे फालतू मौजूद हैं, मैं टैंकी फुल करवा देता हूँ। और सुनो, मैं भी शहर जाऊंगा, पीछे घर का ख्याल रखना और उन दोनों सांपों के जोड़े लाला और कोडल से मोहतात रहना। अगर इधर का रुख करें तो बेदरीक दोनों का सर कुचल देना। फूटा खान ने उन्हें हदायत दी तो मैंने कुछ सोचकर फूटा खान से कहा, चाचा साईं, मेरा ख्याल है तुम इधर ही रुको, मैं खुद शहर चली जाती हूँ। मेरी बात पर फूटा खान मुलायमत अमेजी से बोला, दिए, मैं भला तुझे अकेला कैसे जाने दूंगा, तू फिक्र न कर। पहले मैं उन दोनों रजीलों लाला और कोडल से गाफिल था, फिर अब मुझे यकीन है वो इधर का रुख करने की जुर्रात नहीं करेंगे। आ मेरे साथ आ। हम दोनों उताक से बाहर आ गए। हमारे साथ दो मुसल्ला आदमी भी थे। जरा ही फासले पर फूटा खान का बड़ा सा पुख्ता ईंटों का हवेली नुमा मकान था।
दरवाजा खटखटाने पर एक अधेड़ उम्र मुलाजिम ने खोला तो फूटा खान मुझे अंदर लिए दाखिल हो गया। खुशादा ज़हन में रोशनी थी। हम एक बड़े से कमरे में आ गए। सामने रंगीन पायों वाली एक चारपाई पर एक फरबे इंदाम मगर खासी कबूल सूरत गोरी चिट्टी औरत नन्हे मुराद अली के साथ बैठी हुई थी। मैंने अंदाजा लगा लिया यही औरत फूटा खान की बीवी है। वो शोर को देखकर जल्दी से उठकर खड़ी हुई थी। फिर मुझे देखकर वो कदरे चौंकी। बशीरा, ये कुंजा है, मैं इसके साथ शहर जा रहा हूँ एक जरूरी काम से, फिर आकर तफसील बताऊंगा। फूटा खान ने बाउजलत उसे बताया। फिर चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बोला, बशीरा, हमारे मुराद अली को बलख शेर ने नहीं बल्कि किसी और ने अगवा किया था। मुझे जरा गलत फहमी हो गई थी। मैं भी उसके घर जाकर उससे माफी मांगता हूँ और तू भी उसकी तरफ से अपना दिल मैला ना करना। मैंने देखा। शूर की बात पर यकदम उसकी बीवी बशीरा का चेहरा खिल उठा और वो बोली, देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी मेरा अदा ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। पर देख, अब तू भी उस बेचारे की जमीनें वापस कर दे। वो बेचारा बहन की वजह से अब तक खामोश है, मगर मैं जानती हूँ मेरा अदा बलख शेर कितना जीदार शख्स है। हाओ हाओ, मैं इसलिए तो उसके पास जा रहा हूँ, तो फिक्र ना कर। हाँ, और सुन, जरा मोहतात रहना, अभी कुछ रोज तक मुराद अली को बाहर मत निकलने देना। अच्छा, चलता हूँ मैं, फूटा खान ने जल्दी से कहा। फिर मुराद अली का गाल चूम कर मुझे लिए बाहर आ गया। होताक में आकर हम जीप में सवार हो गए। फूटा खान ने बगली ओलिस्टर लगाया और अपने एक आदमी को साथ लिया। वो दोनों जीप की अगली दोनों सीटों पर विराजमान हो गए, जबकि मैं अगली निशिस्त पर बैठ गई। फिर जीप स्टार्ट होकर आगे बढ़ी। फूटा खान खुद जीप चला रहा था। मैं इस बात पर खुश थी कि मेरी एक जरा सी जुरात अमेज नेकी से ना सिर्फ फूटा खान राय राज पर आ चुका था, बल्कि अब वो अपने साले बलख शेर से भी माफी तलाफी करने पर तैयार था और उसकी जमीनें भी वापस लौटाना चाहता था। जीप तारीख और टेढ़े मेढ़े से कच्चे रास्ते पर दरमियानी रफ्तार से दौड़ी चली जा रही थी और फिर जरा देर बाद जीप बलख शेर के पुख्ता ईंटों वाले मकान के सामने रुक गई। फूटा खान और मैं नीचे उतर आए। बलख शेर के मकान के दरवाजे की पेशानी पर बल्ब रोशन था। बाकी हमारे चार इतराफ तारीख सन्नाटा था। उसका आदमी जीप से उतरकर चौकन्ना खड़ा था। फूटा खान मुझे लिए दरवाजे तक आया और उसकी कुंडी खड़का दी। दूसरी बार दरवाजा खड़काने पर अंदर से भारी भरकम आवाज उभरी। कौन है? ये बलख शेर ही की आवाज थी। मैं जानती थी वो मुझे देखकर पहले हैरान और फिर यकदम खुश हो जाएगा, क्योंकि आखिर को मुझे उसने अपनी बहन बना रखा था। दर खोल बाप बलख शेर, ये मैं हूँ तेरा बहनोई। जवाबन फूटा खान ने बुलंद आवाज में कहा तो यकदम अंदर से पहले कुंडी खुलने की आवाज उभरी, फिर उसके साथ ही दरवाजे के दोनों पट भी वहां हो गए। सामने बलख शेर खड़ा था। उसकी हैरत भरी नजरें पहले अपने बहनोई फूटा खान पर पड़ी, फिर उसके बाद उसने मेरी तरफ देखा तो यकदम जैसे उसे एक और झटका सा लगा। अदी खूंजा, ये तुम हो? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। आओ आओ, अंदर आओ। बलख शेर के चेहरे से हैरत अमेज खुशी के आसार फूटे पड़ रहे थे। मैं फूटा खान जब अंदर दाखिल हुए तो बलख शेर फख्र अमेज खुशी से अपनी बीवी को आवाज देते हुए बोला, अड़ियो बाग बरी, इधर आ, देख सही कौन आया है। ये कहकर वो हम दोनों को अंदर कमरे में ले आया। अंदर कमरे में उसकी बीवी बाग बरी जाग रही थी। अलबत्ता एक चारपाई पर उसके दोनों बच्चे मोहम्मद अली और सोहड़ी महवे ख्वाब थे, जबकि एक दूसरी चारपाई पर उनका सबसे छोटा नन्ना मुन्ना बेटा अली शेर सोया हुआ था। बागबरी तो मेरी सहेली बन चुकी थी। मुझ पर निगाह पड़ते ही हैरत अमेज खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। फिर उसने जल्दी से चादर दुरुस्त की और पहले फूटा खान को अदब से सलाम किया, फिर आगे बढ़कर मुझसे लिपट गई। बा बलख शेर, मेरे पास वक्त कम है, तुझसे थोड़ी बातें करनी है, फूटा खान ने बावजूद बलख शेर से कहा। फिर उसके गले लगकर बोला, यार क्या तू इतना बड़ा दिल रखता है कि अपने बहनोई को माफ कर सकेगा? उसकी बात सुनकर बलख शेर का चेहरा यकलख अपनाइयत के जोश से तिमतिमाया। फिर उसने दोबारा फूटा खान को अपने गले से लगाते हुए पुरजोश लहजे में उससे कहा, अरे बाप फूटा खान, ये तू कैसी बात करता है? क्या तूने यहाँ आकर अपना दिल बड़ा नहीं किया? भला मैं फिर तंग दिल कैसे हो सकता हूँ? यार फिर तो तू मेरी लाडली अदी बशीरा के सर का साईं है। तेरे लिए तो मेरे दिल में मोहब्बत के साथ एहतराम भी है। पर यार सबसे पहले मुझे ये तो बता, मेरे बांजा मुराद का क्या बना? बताता हूँ, वो खैरियत से घर आ गया है और ये सब दी कुंजा की वजह से हुआ है, फूटा खान ने कहा। और फिर उसने मुख्तसरन धीरे धीरे उसे रात बीते हुए सारे सनसनीखेज हालात से आगाह कर दिया। अदा बलख शेर को मुझे फूटा खान के साथ देखकर जो थोड़ी देर पहले हैरत हुई थी, वो अब सारी कुथा सुनने के बाद यकदम एक दीदनी सी मुसरत में बदल गई थी। फिर बलख शेर ने भी फूटा खान को बताया कि उसने भी मुझे अपनी बहन बनाया हुआ है। हाँ हाँ बाप बलख शेर, मुझे इस बात का पहले से इल्म था, फूटा खान ने दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ कहा। अच्छा अब ये तो बता, तूने मुझे माफ कर दिया है? अरे बाबा कैसी बातें करता है तू बाप फूटा खान, तू चल कर यहाँ आ गया, मेरे लिए इससे बड़ी फख्र और खुशी की बात और क्या हो सकती है। बस मैंने अपनी जमीनें भी तुझे वापस दे दी। बलख शेर की जोश अमेज खुशी दीदनी थी। वो दिल का इतना बड़ा था कि अपनी वो जमीनें भी अपने बहनोई को बख्श देने पर राजी हो गया। मगर फूटा खान फौरन जोर जोर से नफी में सारी लाते हुए बोला, अरे बाबा जब दिल अपने हो गए
तो फिर इन जमीनों की क्या हैसियत। भला अब मैं इतना बड़ा बोझ अपने जमीर पर बर्दाश्त कर सकता हूँ? कभी नहीं। अड़ी भाग भरी, तू क्या खड़ी हमारा मुंह तके जा रही है? ये खुशी का मौका है, जाकर अपने बराब भूटा खान के लिए सूजी का हलवा तैयार कर। मलिक शेर ने भाग भरी से कहा। खुशी और एक अजीब फख्र अमेज जोश से उसकी आवाज कपकपा रही थी, मगर भूटा खान से बात करते हुए दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे यार बलक शेर, हलवे की कंजूसी क्यों करता है? हमारी सुलह होने की खुशी में बाकायदा जश्न मनाएंगे कि गोश्त देखेगा। पर यार सच पूछे तो हमें धी कुंजा का एहसास होना चाहिए। इसकी वजह से ना मेरा बेटा मुराद अली दुश्मनों के खूनी चुंगल से बाल बाल बचा है, बल्कि इसकी बहादुराना दलेरी के बायस आज हम दोनों फिर एक हो गए हैं। भूटा खान की बात पर बलक शेर सही मानों में तब मेरी तरफ मुतवज्जो था और लम्हा भर अपनी जगह पर खड़ा मेरे चेहरे की तरफ नरम, शफीक, ममनून भरी नजरों से तकता रहा। फिर उसने आगे बढ़कर बड़ी मोहब्बत के साथ अपने दोनों बाजू फैलाकर मुझे अपने सीने से लगाते हुए जज्बात से लबरेज लहजे में कहा, बाप भूटा खान, मेरा रब साईं जानता है कि मैं जितनी मोहब्बत अपनी बहन लाडली बशीरा से करता हूँ उतनी ही अदी कुंजा से भी करने लगा हूँ। बल्कि बाप फूटा खान, अगर तू मेरे दिल की बात सुन रहा है तो यकीन कर मैं अदी कुंजा को ज्यादा मोहतरम और दिल की गहराइयों से इसे चाहने लगा हूँ। इसकी वजह एक है कि मेरी बल्कि हमारे खानदान की मोहसन भी है ये, दूसरे बेचारी बहुत दुखी भी है। बाप फूटा खान, तूने शायद इसकी दुख भरी दास्तान नहीं सुनी जो इसने एक दिन मुझे सुनाई थी। अगर तू भी सुन ले तो तेरा दिल भी मेरी तरह इसके गम में चूर चूर हो जाए। मैंने महसूस किया कि अदा बलक शेर की आवाज आखिर में भर्रा गई थी। फिर वो लम्हा था जब भूटा खान भी जरा मेरे करीब आया और अपना दायां हाथ रवायती अंदाज में मेरे सर पर रखते हुए शफकत से भरे लहजे में बोला, हाउ बाप बलक शेर, जब मैंने कुंजा को अपनी रूह की गहराइयों से अपनी धी बेटी कहा था तो यकीन जान इसका मासूम चेहरा देखकर मेरे दिल में एक बाप की सी तड़प पैदा हुई थी और मैंने इसकी दुख भरी दास्तान सुने बगैर ही इसके अंदर छुपे हुए गम और अंदों का मुझे बेइख्तियार एहसास होने लगा था। इन दोनों के जज्बात ने मेरी आंखें भगो दी। अड़ी दिए, तू क्यों रोती है? अब तो तेरा एक भाई भी और एक बाप भी है। अब तो अपने सारे गम, दुख, मुसीबतें और परेशानियां हमें दे दे और बस। भूटा खान जोश जज्बात से मुझे अपने साथ लगाए हुए बोला, हाँ मगर मैं अभी शहर जाना चाहती हूँ। मैंने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा तो भूटा खान को जैसे अचानक याद आया और वो करीब खड़े बलक शेर से बोला, हाओ यार, एक बात सुन, तुम्हें तो पता ही होगा इसकी एक सहेली शीना, उसे उस कमीने इंस्पेक्टर यार जल्लाद ने बुरी तरह जख्मी कर डाला है। वो शहर के हॉस्पिटल में दाखिल है और मैं दी कुंजा को लेकर अभी शहर जा रहा हूँ, तो यार जरा मेरे घर का ख्याल रखना। उसकी बात पर बलक शेर तुरंत बोला, बात तेरा भी यहाँ रहना मुनासिब रहेगा। अदी कुंजा को मैं खुद शहर लेकर जाता हूँ। नहीं बलक शेर, ये काम तू मुझे करने दे। तो ठीक है फिर मैं भी तेरे साथ चलता हूँ।